नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 2 राज्यों और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। बता दें कि दोनों ही राज्यों में सत्ता संग्राम रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। साथ ही बीजेपी की यूपी उपचुनाव फतह की खास रणनीति को फोकस करती हमारी रिपोर्ट। तो चलते हैं जब खबरों के विस्तार में। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की मौजूदगी बहुत बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। एमवीवे में गुरुवार को जो फैसला हुआ उसके बाद एक तरह का बहुत बड़ा उलटफेर है। तीनों सहयोगियों का बराबर सीटों पर उपचुनाव लड़ना अपने आप पे बहुत कुछ कहता है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे। देखिए रिपोर्ट। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी ये सियासी साख बरकरार है। एमवीए गठबंधन में गुरुवार को इस मराठा क्षेत्र ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल एमवीए में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के मुकाबले काफी कमजोर एनसीपी शरद पवार ने अपने लिए उतने ही टिकटों का जुगाड़ कर लिया है जितने पर उनके दोनों सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से गठबंधन सीट शेयरिंग हो चुकी है। स्मूथली कैंपेन भी शुरू हो चुका है। अपनी पार्टियों का अच्छा माहौल बन रहा है। पहले लोग कहते थे कि हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, अप्रत्याशित विजय हो गई बीजेपी की। किसी को उम्मीद नहीं थी वहाँ, चाहे पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सा माहौल था जीतने का। अब इलेक्शन कमीशन में भी कांग्रेस ने सब ने वहाँ पर शिकायत भी करी है, वो एक अलग मामला है। पर उस वक्त में लगा था पता नहीं उसका असर पड़ेगा क्या। असर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है उस वक्त एक साथ में, पर धीरे धीरे लोग सब समझ गए हर राज्य की स्थिति अलग होती है और वहाँ की स्थिति अलग है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी महाराष्ट्र के अंदर बहुत शानदार विजय प्राप्त होगी इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि एनसीपी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थी। दरअसल 83 वर्षीय शरद पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एनसीपी लगभग 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा रेस में वो शामिल नहीं है। पर अब जब एनसीपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो तीनों में से कोई भी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में एनसीपी ने अपने सभी साथियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पवार ने राज्य में 6 नए चेहरों की जीत सुनिश्चित की थी। शरद पवार 2019 में उद्धव ठाकरे के नाम को आगे कर महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर इस बार पार्टी टूटने के बाद से शायद उन्होंने अपने आप को साबित करने की जिद पकड़ ली है। उन्होंने कई बार इस बीच ऐसे इशारे किए जिससे लगा कि अब वो एनसीपी से किसी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ये भी इशारा किया था कि इस बार एनसीपी अधिक सीटों की डिमांड रखेगी। पवार ने जो कहा उसे करके दिखाया। अब उनके अगले टारगेट पर नजर है। तो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बालासाहेब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बालासाहेब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा। 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि इस बार ये बुजुर्ग राजनीतिज्ञ यानी शरद पवार पहले ही ऐसा इशारा कर रहा था कि सीट शेयरिंग में एनसीपी कम सीटों पर तैयार नहीं होने वाली है और मौका आने पर ऐसा करके भी दिखाया। महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने फिलहाल 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों के लिए 288 में से 255 सीटों का समझौता फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें 3 सहयोगियों को 85-85। लेकिन ये शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह है, जिसने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सत्ता संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है। अब देखना यह है कि एमवीए की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज है। नामांकन की प्रक्रिया निपटने के साथ अब सियासी शोरमा किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है।
चुनावी बिसात पर शहमात का खेल जारी है। सत्ता के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच रोचक जंग देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड में अगली सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। छोटा नागपुर के पठार पर जंगलों से ढके झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 42 सीटों का है। पिछले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी। जेएमएम के बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर था, जिसे 25 सीटों पर जीत मिली थी। झारखंड चुनाव में पिछली बार बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ताधारी दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरा था। इस बार के चुनाव से पहले सूबे में सत्ता की बागडोर जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के हाथों में है। एंटी इनकम्बेंसी तब बीजेपी को लेकर थी, जो इस बार हेमंत सरकार के खिलाफ होगी। दूसरा बड़ा सियासी बदलाव यह है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार की चौथे नंबर वाली पार्टी झाविमो का नाम निशान नदारद होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। जेएमएम के बाद बीजेपी का नंबर था, जिसे 25 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 16 सीटों के साथ तीसरे, 3 सीटों के साथ झारखंड विकास मोर्चा चौथे नंबर की पार्टी बनी थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 2, आरजेडी, सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में 2 निर्दलीय विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। झारखंड के चुनाव एनडीएम बनाम इंडिया ब्लॉक या जेएमएम बनाम बीजेपी से अधिक सोरेन परिवार के अंदर की फाइट है। इन चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि शिबू सोरेन की सियासी विरासत के वारिस वही है। विरासत की इस जंग में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन की चुनौती का सामना करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में। अब पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा, दूसरा कोई नहीं। देखिए, वो झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं है। शिबू सोरेन के जमाने से ही सोरेन परिवार के खासम खास रहे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं। सोरेन परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंडिया गठबंधन से ही लड़कर जीत की पटकथा नहीं लिख सकती। बीजेपी को पहले अपनों से ही जंग लड़नी पड़ेगी। जाहिर है, चुनाव के प्रारंभ में ही बीजेपी नेताओं के विद्रोही तेवर ने बीजेपी के रणनीतिकारों की परेशानी बढ़ा दी। सच यह भी है कि इनमें से अधिकांश ने टिकट न मिलने से नाराज होकर विद्रोह का बिगुल फूंक डाला है। अब इन विद्रोहियों की जोर आजमाइश का प्रभाव कितना पड़ेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी का वर्तमान फिलहाल तो डैमेज कंट्रोल के संकट से गुजर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। बीजेपी की यूपी उपचुनाव फतह की रणनीति खास है। चर्चा है कि भाजपा ने पीडीए की काट निकाल ली है और यह वजह है कि बीजेपी ने इस बार टिकट देने में पिछली गलती नहीं दोहराई है। पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर बड़ा संदेश दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की यूपी उपचुनाव फतह की रणनीति, भाजपा ने निकाली पीडीए की काट, टिकट देने में नहीं दोहराई पिछली गलती।
पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर दिया बड़ा संदेश। पुराने वफादारों को जगह और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान। लोकसभा चुनाव में मिले झटके से ली सीख। बीजेपी के लिए उपचुनाव के मायने अहम। बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा उपचुनाव कई मायनों में अहम है। यही वजह है कि पार्टी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। दरअसल मनमाने टिकट बंटवारे से लोकसभा चुनाव में झटका खा चुकी भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्रत्याशियों के जरिए भाजपा ने अखिलेश यादव के पीडीए के दावों का भी जवाब देने का प्रयास किया है। सूची से स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं की बूझ पुराने वफादारों को जगह और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके से सीख ली। बहरहाल बीजेपी की सूची से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिले झटके से काफी कुछ सीखा है। यही नहीं, पार्टी ने उपचुनाव से यह भी संदेश देने का प्रयास किया है, वही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की सभी जातियों का सम्मान करने और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में खिसके पिछड़े वोट बैंक को फिर से वापस पाने की भरसक कोशिश की है। वहीं काडर के पुराने राजनीतिक परिवारों को तरजीह देकर यह संदेश दिया है कि पार्टी में काडर कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार है। दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में पार्टी पर काडर की उपेक्षा के गंभीर आरोप लगे थे। 2 सीटों पर ब्राह्मण चेहरे को उतारकर पार्टी ने इस जाति की उपेक्षा के आरोपों को भी झुठलाने का प्रयास किया है। यादवों में पकड़ मजबूत करने की कवायद। आपको बता दें कि पार्टी करहल में नया प्रयोग करते हुए मुलायम सिंह के परिवार से प्रत्याशी उतारकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक और भाजपा ने अनुदेश के बहाने यह बताने का प्रयास किया है कि यादव भी उसके लिए गैर नहीं है। पार्टी यादवों को सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी देने को भी तैयार है। जहां तक अनुदेश का सवाल है तो वह आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अनुदेश के जरिए भाजपा ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश की रीति नीति को लेकर उनके परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कभी यादव जाटो जोड़ो अभियान चला चुकी भाजपा सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर भी यादवों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश की है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भी यह संदेश दे चुकी है। अब अनुदेश को प्रत्याशी बनाकर भाजपा यह जताना चाहती है कि उसने पश्चिमी यूपी में यादव परिवार के गढ़ में भी अपनी पकड़ बना ली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज सीट जीत चुकी भाजपा मुलायम परिवार के गढ़ में मजबूती से पैर जमाने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व है, इससे अक्सर परिणाम प्रभावित भी होते हैं। हाल ही में निपटा लोकसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। अब भाजपा उपचुनाव के प्रत्याशियों के जरिए उन धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करती दिख रही है। नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यूपी में उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वो किसी सीट के लिए नहीं बल्कि यूपी में जीत के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। संजय निषाद ने अपने आवास पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2024 में बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार यूपी में उपचुनाव एनडीए बनाम गठबंधन होगा। इस बात का ऐलान बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है।
आज सुबह लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी सरकारी आवास पर सुबह कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें सभी पदाधिकारी शामिल हुए और फिर 2 घंटे चली इस बैठक के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एकजुट होकर बिना सीट मांगे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि उनकी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। वो इस बार यूपी में उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उपचुनाव में उनको सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए और वो बीजेपी की जीत के लिए उनके साथ खड़े हैं। पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि तो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रहे और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लिए उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं कि राजग गठबंधन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से विकसित राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। यूपी तो डॉक्टर संजय निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और यूपी में होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक भी उनके पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब निषाद वोट बैंक को हासिल करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद को मान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने का काम किया है, इसलिए इस उपचुनाव में निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना दल और बीजेपी एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज कर विरोधियों को हराएंगी। के न्यूज के लिए लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।